आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 हिंदी की ध्वनियाँ। देखिए, सबसे पहले तो हम हेडिंग को क्लियर कर लें। हिंदी की ध्वनियाँ, ध्वनियाँ से क्या मतलब है आपको पता ही होगा। ध्वनि का मतलब है आवाज़, साउंड। किसकी? साउंड या आवाज़ किसकी? यहाँ पर बात की जा रही है हिंदी की ध्वनियाँ। तो हिंदी जो भाषा है उसमें अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं, आवाज़ होती है या साउंड होती हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली यूनिट में बताया था कि प्रत्येक भाषा में वर्ण होते हैं और वर्णों को जब उच्चारण किया जाता है तो वहाँ से मुख से, हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, जैसे अ, क, और इस तरह से इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। क, म, ल। क वर्ण है, म वर्ण है, ल वर्ण है, तीनों को मिला दिया तो हमारा एक शब्द बन गया। तो ये हिंदी की ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य, प्रस्तावना, ध्वनियाँ और शब्द। अभी हमने बात की है ध्वनि की और शब्द की, कि ध्वनि और शब्द का आपस में क्या संबंध है। तो जो ध्वनि हम मुख से निकालते हैं वही जो है शब्दों का रूप ले लेती है। नेक्स्ट जो है हमारे सामने जो हेडिंग आती है, इसको रब कर देते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारे सामने हेडिंग आती है, ध्वनियाँ और उच्चारण की विशेषताएं। ध्वनियाँ जो हम अपने मुख से बोलते हैं, उच्चारण, उच्चारण मतलब जो उच्चरित करते हैं। उच्चारण का मतलब है बोलना, बोलना, ठीक है। तो ध्वनियाँ और उच्चारण की विशेषताएं यानी जो आवाज़ हम मुख से निकालते हैं, बोलते हैं, उसका क्या विशेषताएं हैं। देखो, हिंदी भाषा की जब बात की जाती है तो हिंदी में जो ध्वनि बोली जाती है उसी को लिखा जाता है, एज इट इज़ उसी को लिखा जाता है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक लिपि भी बोला गया है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है हेडिंग लहजा या अनुतान। देखिए, लहजा का क्या मतलब है या अनुतान का क्या मतलब है। इसका मतलब है बोलने का तरीका। किसका तरीका? बोलने का। जैसे हम कहें अच्छा, अच्छा तो तुम पास हो गए, अच्छा हम मैच जीत गए। तो ये है तरीका बोलने का कि हम किस तरह से बोलते हैं। देखिए, हम जो हमारे अंदर जो भाव होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य को हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। उस तरीके को ही अनुतान या लहजा बोला जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनुतान का मतलब होता है बोलने का तरीका या उतार चढ़ाव। बोलने में हम उतार चढ़ाव जो प्रयोग करते हैं वह। नेक्स्ट है हमारे सामने ध्वनि और लेखन के विविध संबंध। देखिए, ध्वनि में और लेखन में क्या संबंध है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बोल रही हूँ कमल, तो जो है लिखने में क्या आएगा? ध्वनि। क के लिए ध्वनि जो है वो क के लिए कौन सा जो चिन्ह, संकेत चिन्ह है, कौन सा बनाया गया है वह हम लिखेंगे। हमने बोला कमल, कमल क्या है? ध्वनि है। कमल, पुस्तक, रानी, सीता आदि क्या है? ये ध्वनि है। और इन ध्वनियों में क्या है? इन ध्वनियों में क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, ठीक है। और वर्णों को जो है लिखने का जो तरीका है वो संकेत चिन्ह है, संकेत या चिन्ह है जो प्रत्येक लिपि में होता है। और उस लिपि में हम उसको लिखते हैं। जैसे हम रोमन में लिखेंगे कमल को KAMAL, कमल। तो क्या है? रोमन में क ध्वनि के लिए के को बनाया गया है, इसीलिए क के लिए हिंदी में ये चिन्ह निश्चित किया गया है। इसी तरह से मैं के लिए और इसी तरह से ल के लिए। तो ध्वनि और लेखन के ये विविध संबंध है। बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ये मैं आपको बस परिचय दे रही हूँ ताकि आपको हेडिंग समझ में आ जाए। देखिए बेटा, एक और मैं आपको बात बता दूँ, इस यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी यूनिट है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप जो है स्टार्टिंग करेंगे भूमिका से, भूमिका या परिचय, ठीक है। और भूमिका में क्या लिखेंगे आप? जो आपको
हिंदी के बारे में देखिए, मान लो इसमें से आता है तो आप सबसे पहले भाषा की परिभाषा दे सकते हैं। उसके बाद जो है लिपि बता सकते हैं क्या होता है, ध्वनि बता सकते हैं कि प्रत्येक भाषा में ध्वनि होती है, महत्वपूर्ण स्थान होता है, और ध्वनि से ही जो है चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, और चिन्हों से मिलकर लिपि बनती है और एक भाषा का निर्माण होता है। तो आप इसको उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हैं, परंतु आप भूमिका में 4 से 5 लाइनें ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ जब स्टार्ट करेंगे तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी हेडिंग डाल देंगे ऐसे, और उसके बाद ये सेमीकोलन करके यहाँ से अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में भी आप उसको एक्सप्लोर करेंगे जो क्वेश्चन का आंसर है, फोर्थ में भी एक्सप्लोर करोगे, और जो 5वां पैराग्राफ आपका होगा उसमें आप निष्कर्ष की हेडिंग दोगे। निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि जो आपने अभी तक लिखा है उसको ही सम अप कर दोगे 3 से 4 लाइनों में। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न का स्वरूप बनाओगे, बिल्कुल खुला खुला लिखोगे। जैसे ही न्यू पैराग्राफ आता है तो एक लाइन छोड़ दोगे, कोई हेडिंग आती है तो वहाँ पर भी आप थोड़ा स्पेस देके उसको एक्सप्लोर करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे। देखिए, हम थे लहजा अनुतान पे हो गया था हमारा, ध्वनि और लेखन के विविध संबंध भी हमारा हो गया था। नेक्स्ट है उच्चारण भिन्नता के कारण वर्तनी की समस्याएं। देखिए, उच्चारण भिन्नता क्या होती है। उच्चारण, जैसा कि मैंने बताया, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, उच्चारित करना, बोलना। ठीक है, जैसे बच्चा होता है उसको उच्चारण करना सिखाया जाता है ना, इसी तरह से बोलना। भिन्नता का मतलब होता है अंतर, कि जब हम अलग अलग तरह से बोलते हैं तो वर्तनी की क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, वर्तनी मैंने पिछली यूनिट में बताया था कि वर्तनी क्या होता है, लिखावट। एक तरह से हम कहें कि वर्तनी का मतलब होता है लिखावट, यानी कोई भी जो वर्ण है या कोई भी जो ध्वनि है वो कैसे लिखी जाती है, उसके लिए क्या चिन्ह प्रयोग किया जाता है, उसको जो है वर्तनी बोलते हैं। तो देखिए, अब हेडिंग देखते हैं हम क्या है। उच्चारण भिन्नता के कारण वर्तनी की समस्याएं, यानी कि जब हम उच्चरित करते हैं, जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, तो क्या होता है कि उससे जो है वर्तनी में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं समस्याएं पैदा। मान लो कोई बच्चा है, उसको जो है कोई अक्षर बोलना नहीं आता। जैसे बच्चे जो है अक्सर गलती करते हैं र बोलने में, र को वो ल बोलते हैं। अब हमने एक शब्द लिया रोटी, अब छोटा बच्चा है वो क्या बोलेगा, लोती। ठीक है, तो हम जब ध्वनि सुनेंगे लोती, लोटी या लोती, तो वर्तनी में क्या अंतर आएगा। हमें क्या सुनाई दे रहा है, हमें ध्वनि क्या सुनाई दे रही है, ल की, तो हम लो लिखेंगे ना कि रो, जबकि शुद्ध रूप है ये। तो उच्चारण भिन्नता, यानी जब हम उच्चारण में भिन्नता, यानी उच्चारण को अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं या गलत उच्चारण करते हैं तो वर्तनी की समस्याएं भी आती हैं। जैसे जब यहाँ पर अंग्रेज़ थे, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, तो वो क्या बोलते थे, उनसे जो है सिपाही नहीं बोला जाता था। सिपाही नहीं बोलते थे, वो क्या बोलते थे, सिपोय ये बोलते थे। तो हिंदी में जब सिपाही को हिंदी में जब उनके अनुसार सिपाही को लिखेंगे सिपोय, ये लिखेंगे, तो ये है वर्तनी की समस्याएं। ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे, यानी जैसा बोला जाएगा वैसी ही हमारी लिखावट बन जाएगी, इसका मतलब ये है। तो आप जैसे मैं इसको समझा रही हूँ एज इट इज़ आप पेपर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब पहली जो 3 से 4 यूनिट है वो सेम है बेटा। इनके लिए आप जब परिचय लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा उच्चारण भिन्नता के कारण वर्तनी की समस्या है। नेक्स्ट है हमारा उच्चारण में अंतर, लिपि में अंतर। देखो वही है, वही दे रखा है। तो देखो यहाँ पर उच्चारण में अंतर, यहाँ पर भी था उच्चारण में अंतर, लिपि में अंतर, वर्तनी में अंतर। वर्तनी का मतलब लिखावट था, और लिपि में क्या होता है, लिपि में भी तो चिन्ह ही होते हैं ना। ठीक है, जैसे देवनागरी लिपि है हिंदी की, तो उसमें जो है चिन्ह होंगे वो भी परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे
मैं कमल न बोल के मकल बोलूँ, मकल, ठीक है। या नरेला एक शहर का नाम है, इसको मैं नरेला ना बोल के क्या बोलूँ, ननेरा, अक्सर बोला जाता है। और मतलब, एक जो वर्ड हम जो बोलते हैं मतलब होता है, मतलब मैंने उसको ये बोल दिया, तो इसको मतलब को अक्सर जो लोग हैं वो मतबल बोलते हैं, मतबल ये। तो जब हम बोलते हैं जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिपि भी रूप धारण कर लेती है, क्योंकि लिपि में क्या होता है, लिपि में चिन्ह ही तो होते हैं, सिंबल ही तो होते हैं, संकेत ही तो होते हैं। तो इस तरह से लिपि में भी अंतर आ जाता है उच्चारण के साथ साथ। तो इसलिए ज़रूरी है कि उच्चारण को जो है सही बनाया जाए, सही तरह से उच्चरित किया जाए, प्रत्येक शब्द को सही तरह से बोला जाए, वर्ण को सही तरह से बोला जाए, तभी लिपि में शुद्धता आएगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखिए ध्वनि और लिपि में असामंजस्य, इसमें भी बिल्कुल वही बात कही गई है। ये जो तीनों हेडिंग हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ध्वनि में अगर अंतर आता है तो लिपि में भी अंतर आ जाता है, ठीक है। असामंजस्य जैसे मैंने बोला कि मतलब लोग क्या बोलते हैं, मतबल, तो इससे क्या आ जाता है कि ध्वनि से असामंजस्य आ गया लिपि में। क्या हो गई, हमारी लिपि जो है, हमारी लिपि जो देवनागरी लिपि है उसमें जो शुद्ध रूप होना चाहिए मतलब का वो ना होके हमने क्या लिख दिया, गलत रूप लिख दिया है। तो इससे क्या आ गया, दोनों में, ध्वनि और लिपि में असामंजस्य आ गया है, इम्बैलेंस्ड हो गई हैं ये। अब आगे चलते हैं जल्दी से। ये मैंने देखो जस्ट एक परिचय दिया है यूनिट का, यहाँ से आप अपना परिचय भी बना सकते हैं, निष्कर्ष में भी कुछ लाइनें डाल सकते हैं। अब जल्दी से चलते हैं। ये देखिए परिचय मैंने हेडिंग डाल रखी है परिचय की, और ये अंडरलाइन दे रखा है। ये परिचय आप यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, ये मैंने हेडिंग अंडरलाइन कर रखा है। आगे देखिए, अनुतान का मतलब समझा रखा है कि अनुतान का मतलब क्या होता है, लहजा या वाक्य बोलने का तरीका, इसको जो है अनुतान बोलते हैं। किसमें, पारिभाषिक शब्दावली में इसको अनुतान कहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे अच्छा शब्द, ये मैंने आपको लेके दिखाया था एग्जाम्पल। देखिए इसकी सही डेफिनेशन करें तो, एक शब्द या एक वाक्य के उच्चारण में स्वर के उतार चढ़ाव के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ व्यक्त होते हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार के हम अर्थ व्यक्त करते हैं, इसी को अनुतान बोला जाता है, ठीक है। जैसे अच्छा शब्द का उदाहरण स्वरूप अच्छा शब्द को लीजिए। अच्छा शब्द जो है आश्चर्य के लिए भी आ सकता है, किसी पे आप टोंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, व्यंग कर रहे हैं, उसमें भी आ सकता है। अच्छा तो तुमने ये कर लिया, अच्छा तो तुम पास हो गए, अच्छा तो तुम बहुत पढ़ते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी भाषा में अपने शब्दों का, अपने वाक्यों का निर्माण खुद कीजिए और इसको उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। देखिए वर्तनी में दोष पैदा क्यों होते हैं, उच्चारण और लेखन में असामंजस्य के कारण। उच्चारित कुछ कर रहे हैं, लेखन कुछ कर रहे हैं, तो उससे वर्तनी में दोष पैदा हो जाते हैं, लिखावट में दोष पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट है ध्वनियाँ और शब्द। ये आगे जो है मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं या जस्ट इसको भी पढ़ सकते हैं। 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में। 40 से 50 ध्वनियों से कितने ही शब्द हम बना लेते हैं, ये इसमें दिया गया है। फिर देखिए इसमें दिया गया है कि भाषा के जो शब्द होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं, यानी शब्द किससे बनते हैं, ध्वनि से बनते हैं। एक शब्द में एक ध्वनि हो सकती है, जैसे आ ए संबोधन के लिए ए लड़के, या एक शब्द में कई ध्वनियाँ हो सकती हैं। दो शब्दों में हम अंतर कैसे करते हैं, उनकी ध्वनि के कारण। दो शब्दों में अंतर कैसे होता है, उनकी ध्वनि के कारण ही अंतर होता है, जैसे खेलना, डोलना, ठीक है। ये इसमें बताया गया है कि ध्वनियाँ और शब्द। तो इसमें आप लिखोगे कि जो शब्द हैं उनका निर्माण ध्वनियों से होता है, और शब्दों के जो अलग अलग रूप है वो हम कैसे पहचानते हैं, उनकी ध्वनियों से और उनमें जो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं उनसे।
ठीक है, किसी शब्द में कम से कम एक ध्वनि को बदलकर उसके स्थान पर दूसरी ध्वनि रखते हैं तो अर्थ में अंतर आ जाता है। ठीक है, जैसे पकड़। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, एक स्थान पर दूसरी ध्वनि रखते हैं, एक ध्वनि के स्थान पर जब हम दूसरी ध्वनि रखते हैं या दूसरा वर्ण रखते हैं तो क्या आ जाता है, अर्थ में अंतर। कैसे आएगा, पकड़ और पै को हटा के मैं लिख दूँ ज तो क्या बन जाएगा, जकड़। तो दोनों के अर्थ में अंतर आ गया ना, यही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये इन दोनों, इनको क्या बोलते हैं, अर्थभेदकता। ठीक है, अर्थभेद करने वाली ध्वनि, और इसी को अर्थभेदकता बोला गया है। यहाँ पर ये दिया नहीं हुआ है, आगे आएगा आपको अर्थभेदकता। तो अर्थभेदकता कैसे आती है, ध्वनि के कारण। ध्वनि जब बोलते हैं तो वैसा ही चिन्ह प्रयोग करते हैं जिससे कि अर्थभेदकता आ जाती है, यानी कि अर्थ में भेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें यही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ से आप अपना एग्जाम्पल कोई भी उठा सकते हैं। देखिए जैसे कमल और कमर, दोनों में लय और रे का अंतर है और अर्थभेदकता आ गई है, दोनों में अर्थ में अंतर आ गया है। आगे यही दिया हुआ है, देखिए ये रहा अर्थभेदकता। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनियाँ और उच्चारण की विशेषताएं। देखिए ये हेडिंग मैंने आपको समझाई थी कि जो ध्वनियाँ होती हैं और उनको जब उच्चारित किया जाता है, बोला जाता है, तो आपस में उनकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है, जैसी ध्वनि हम बोलते हैं वैसी ही हम लिखते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। हम उच्चारण के, देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं यहाँ से, जैसे काना खाना, कोना खोना, सका सखा आदि शब्दों में अंतर अगर हम बोलें तो इनमें अंतर हम नहीं कर पाएंगे। सखा, ये मेरा सखा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो जब ये लिखने में आएगा तभी इनको हम पहचान सकते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। हमने ऊपर देखा कि ध्वनियाँ शब्द में अर्थभेद पैदा करती हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि दो ध्वनियों में उच्चारण के स्तर पर भी अंतर करें और सुनने वाला दो ध्वनियों के उच्चारण में अंतर को पहचाने। अगर क और ख दोनों का उच्चारण एक जैसा हो और सुनने वाला उन्हें एक ही तरह से सुने तो हम काना और खाना, कोना और खोना, सका और सखा आदि शब्दों में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, शर्त दे रखी है कि जो ध्वनियों में उच्चारण है वो उनमें अंतर तभी होगा जब वो सुनने वाला है उसकी समझ में आए, उस उच्चारण को वो अंतर को पहचाने। तो इसी को आगे बताया गया है कि हम उच्चारण के, तो हम काट सकते हो आप, उच्चारण के इस अंतर को कैसे पहचानते हैं। इस चर्चा से हम हिंदी की वर्णमाला पर फिर से प्रकाश डालना चाहेंगे। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला को उच्चारण की विशेषताओं के हिसाब से प्रस्तुत इस तरह से किया जा सकता है, प्रस्तुत किया गया है। आप पेपर में ऐसे लिखोगे, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट अब इनमें से स्वर लिख सकते हैं आप कि देखिए जिसमें कम मुंह खुला होता है, जिसमें अधिक मुंह खुला होता है। जैसे अ में कम होता है, आ में ज़्यादा मुंह खुला होता है। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। देखिए व्यंजन के एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम, महा का मतलब होता है अधिक या ज़्यादा। अब देखते हैं प्राण। प्राण का क्या मतलब होता है बेटा। प्राण का मतलब देखिए प्राण वायु कहते हैं ना, प्राण वायु, जब तक प्राण है कहते हैं ना कि जब तक हमारे में प्राण है तब तक हम ये कार्य करते रहेंगे, इस कार्य के लिए कोशिश करते रहेंगे। तो यहाँ पर प्राण का क्या मतलब है, जीवित होना। और जीवित हम कैसे रहते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो तभी तो माना जाता है ना हम जीवित हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो इस तरह से जो सांस होती है, या सांस में क्या होता है, वायु होती है या हवा होती है। हवा जब ऊपर नीचे जब हमारे
शरीर में जब चलती हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो ये क्या हो रहा है, हवा अंदर बाहर जा रही है, तो उसी को प्राण बोला गया है। अब देखते हैं पूरा इसका मतलब क्या है अल्प प्राण का। अल्प प्राण का मतलब है जब थोड़ी वायु निकले उसको बोलेंगे अल्प प्राण, जब अधिक वायु मुख से निकले तो उसको बोलेंगे महाप्राण। समझ गए? आगे देखते हैं। देखिए अब ये उसी के आधार पर, यानी हमारे मुख के अंदर से जो हवा निकलती है वह अधिक निकल रही है या कम निकल रही है, उसके आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, आगे ये देखिए दे रखे हैं इनके एग्जाम्पल, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं और डाल सकते हैं। देखिए क में क्या है, कम हवा निकल रही है। ख बोल के देखेंगे तो मुंह से ज़्यादा हवा निकल रही है, तो ये महाप्राण हो गया। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है इनको याद करने का। तो कोई भी 4 आप वर्ण ले लीजिए और अल्प प्राण में आप पेपर में इस तरह से लिखिए अल्प प्राण। ठीक है, ये हैं क, ग, महाप्राण ये हैं ख, घ। बस 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं और आगे बढ़ते चलिए अपने पेपर में। आप इस तरह से अलग से एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए घिच-पिच करके एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं, जिस पे आप श्योर हो आप बिल्कुल अलग से एक लाइन छोड़ के अलग से एग्जाम्पल लिखिए आप ब्लैक पेन से, जिससे कि एवेल्युएटर को एग्जामिनेटर को पता लगे कि हाँ भाई आपको आता है। और हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, ध्वनियाँ और उच्चारण की विशेषताएं। देखिए उच्चारण यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा अल्प और महा पढ़ा ना, तो उच्चारण की क्या विशेषताएं हो गई हमारी कि उच्चारित करते समय बोलते समय इनमें कम हवा का यूज होता है और उनमें ज़्यादा का होता है। आगे देखते हैं बेटा। तो पहली विशेषता ये है कि भाई इनको अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में बांटा गया है। एक और शब्द है बेटा देखिए घोष और अघोष। अघोष और घोष ध्वनियाँ होती हैं। घोष का मतलब होता है एक तरह से कंपन, जिनमें बोलते समय गले में कंपन पैदा हो। ग में गले में कंपन पैदा हो रहा है, क में कम पैदा हो रहा है, तो ये अघोष हो गई और ये घोष हो गई। तो इस आधार पर हम यानी मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर उच्चारित किया जाता है ध्वनियों को, दूसरा मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर। नेक्स्ट है प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। ये है अर्धस्वर, लुंठित, पार्श्विक, उत्सिक्त। इनको आप जो है इनमें से ये और वह को ले सकते हैं, जो कि अर्धस्वर या इनको अंतस्थ व्यंजन भी बोला जाता है। ये मुंह के अंदर ही उच्चारित किए जाते हैं। देखिए प्रयत्न के आधार पर संघर्षी श श ह क्या हो रहा है, जीभ और तालु के बीच में एक संघर्ष पैदा हो रहा है और हवा निकल रही है, संघर्ष से हवा निकल रही है, इसीलिए इनको संघर्षी बोला गया है। आगे यही दे रखा है, देखो बेटा क वर्ग में 4 हैं, क ख ग घ। अंतर क्या आधार है, चारों में अंतर का आधार क्या है, ये अघोष है। मैंने बताया क्या होता है अघोष, अल्प प्राण है, घोष है अल्प प्राण है। ठीक है, इन दोनों में प्राणत्व नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। देखिए मैंने ऊपर बताया था कि प्राण का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है प्राणत्व का अभिप्राय है मुंह से निकलने वाली हवा। तो हवा मुख से कम निकलती है तो अल्प प्राण, ज़्यादा निकलती है तो महाप्राण। इस आधार पर ध्वनियों में भेद यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रयोग दिया गया है, यानी कि एक एक्टिविटी दी गई है जो आप कर सकते हैं कि एक मोमबत्ती जलाइए, अपने मुंह के सामने रखिए और जो है वर्ण बोलिए क ख
जो वर्ण आप बोलेंगे और जिसमें लो ज़्यादा हिलेगी, जिसमें ज़्यादा हिलेगी वो होगा महाप्राण। जिसमें ज़्यादा लो हिलेगी तो वो हो जाएगा महाप्राण। जिसमें कम लो हिलेगी मोमबत्ती की तो वो हो जाएगा अल्पप्राण। ये छोटा सा एक एक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। तो यहाँ पर प्राणत्व को जो है बताया गया है। देखिए अब आता है नासिक के व्यंजन। स्पर्श भी हो गया कि जो है जो स्पर्श करके, थोड़ा सा स्पर्श करके मुख के अंदर से बाहर निकलते हैं थोड़ी सी हवा के साथ। और नासिक के व्यंजन वो होते हैं, नासिक के को जोड़ो नाक से, ना यानी नाक से बोले जाने वाले व्यंजनों को नासिक के व्यंजन बोला जाता है। और उसके बाद आता है बेटा देखिए ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ क्या होते हैं? जो होठों से बोले जाते हैं। जैसे प में क्या है? दोनों होठ मिलते हैं, तो ये ओष्ठ व्यंजन हो गए। आगे है दंत व्यंजन। जब बोलते समय दांतों का प्रयोग किया जाता है या जीभ जो है दांतों पर लगती है। जैसे त में क्या है? दांतों पर लगती है, तो ये दंत हो गई। तो यहाँ पर देखिए मेन क्या है कि आपको क्या बताया गया है कि उच्चारण के अलग अलग आधार बताए गए हैं कि कौन सा वर्ण कैसे बोला जाता है। यहाँ पर ये कुछ नोट्स बना रखे हैं बेटा, इनको पढ़ के आप जो है पेपर में लिख सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लहजा या अनुतान। देखिए मैंने बताया था कि आरोह अवरोह यानी कि उतार चढ़ाव। बोलने में जब उतार चढ़ाव का प्रयोग किया जाता है मुख के अंदर तो उसको लहजा या अनुतान बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने अच्छा को लेके। ये देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखिए यहाँ पर शब्द वही प्रयोग हुए हैं, लेकिन कोमे के प्रयोग से हमें हमारा जो अनुतान है, हमारा जो लहजा है बोलने का, उसमें उतार चढ़ाव आया है और उससे क्या चेंज हो गया है? अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि और लेखन के विविध संबंध। तो ये मैंने बता दिया था आपका कि ध्वनि और लेखन में क्या संबंध है। उच्चारण भिन्नता के कारण वर्तनी की समस्याएं, इस बारे में भी हमने बात की थी कि जब हम अलग अलग उच्चरित करते हैं तो वो लेखन में यानी वर्तनी मतलब लिखावट में भी अंतर आ जाता है। जैसे तैयार का शुद्ध रूप ये है, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं? तैयार हो रही हूँ मैं। जैसे अय्यासी को एयासी, दोनों रूप प्रचलित हैं। तो जिस तरह से हम बोलते हैं वैसे ही वर्तनी में भी चेंज आ जाता है। उच्चारण में अंतर, लिपि में अंतर। देखिए ऊपर बिल्कुल सेम है, वो था उच्चारण में अंतर, वर्तनी में अंतर। तो वर्तनी क्या होती है? वर्तनी भी तो एक तरह से लिखावट ही होती है ना। वर्तनी में देखिए होता क्या है? वर्तनी क्या मतलब होता है? लिखावट। और लिखावट का कहाँ होती है? प्रत्येक लिपि में होती है। लिपि में क्या होता है? लिपि में कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ संकेत होते हैं जिनको लिखकर प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए शब्द निर्माण की प्रक्रिया में कभी कभी आसपास की ध्वनियों के कारण उच्चारण बदल जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था नरेला का, ठीक है, याद आया? मतलब का स्टार्टिंग में। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ध्वनियों को थोड़ा सा भी आगे पीछे करने से किस तरह से लिखावट या लिपि में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है संधि का, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। एक संधि का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पर संधि का नाम दिया गया है ध्वनि और लिपि में असामंजस्य। ये भी वही है कि ध्वनि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही जो है लिपि हो जाएगी और दोनों में असामंजस्य उत्पन्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पर श दोनों को एक जैसा हम उच्चरित करते हैं। श जबकि तालव्य है, यानी कि जब हम बोलेंगे
तो तालू पे जीभ लगेगी हमारी, और श मूर्धन्य है, बोलते समय जीभ तालू के पीछे जो भाग होता है मूर्धा से लगती है। लेकिन हम इन दोनों को एक जैसा ही उच्चरित करते हैं, जिससे कि क्या पैदा हो जाता है, असामंजस्य। हमें पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा श लिखना है। यहीं पर यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसी तरह से आगे री का भी एग्जाम्पल है, अज्ञे का भी है। तो आगे जो है उच्चारण के संदर्भ में एक और कठिनाई है, हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और हिंदी जो है बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए उसके उच्चारण करने में भी विविधता आ जाती है, और उस विविधता के कारण असामंजस्य पैदा हो जाता है। उच्चारण में असामंजस्य पैदा क्यों हो जाता है? असामंजस्य विविधता के कारण। ठीक है, बहुत बड़ा है, इसके कारण भी असामंजस्य पैदा हो जाता है। और क्या हो सकता है असामंजस्य पैदा होने के कारण? क्षेत्रीय भिन्नता। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से वर्णों को बोला जाता है। जैसे हम चले जाएं बिहार में, तो वहाँ पर क्या है, कपड़ा, वहाँ पर जो ये ड़ जो ध्वनि है उसको रा बोला जाता है, कपड़ा, वो बोलेंगे कपड़ा। तो ये क्या है, क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण भी असामंजस्य पैदा हो जाता है लिपि में और ध्वनि में। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को पूरा करेंगे और इनकी अलग अलग पॉइंट्स के नाम दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, आपकी ये यूनिट ख़त्म हो गई है। अब देखिए, अब क्या है, निष्कर्ष रूप में मैंने बताया था लास्ट में अपना जो आंसर ख़त्म करोगे कैसे करोगे, निष्कर्ष लिख के करोगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ निष्कर्ष की 2-3 लाइनें हैं, ये आप लिख सकते हैं और अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये हो गई, यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो क्या है, देखिए समअप ही कर रखा है। ये ध्वनियों का महत्व तो उनके उच्चारण के कारण है। कहने वाला जो कहता है, सुनने वाला वही बात सुनता है। ऐसा न होने पर क्या होता है, भ्रम उत्पन्न होता है। असामंजस्य का क्वेश्चन आए तो असामंजस्य उत्पन्न होता है। लिपि का आए तो लिपि में ऐसा सामंजस्य हो जाता है, लिपि बदल जाती है, और संप्रेषण नहीं हो पाता। संप्रेषण जो है ठीक तरह से नहीं हो पाता। इससे हम उच्चारण के अंतर को पहचानने में समर्थ होते हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसलिए भी कुछ ध्वनियाँ जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से बोली जाती हैं, जैसा कि हमने अभी बिहार का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सेकंड यूनिट हो गई है। देखिए बेटा, इसमें जो है संधि, इसमें से क्या आ सकता है आपका, अब हम डिस्कस करें तो इसमें से क्या आ सकता है। आपका क्वेश्चन जो आया है दिसंबर 2020 में, वो किस पर आया है? देखिए, एक तो संधि पर आया है, 5 नंबर की टिप्पणी। संधि पर आपको कुछ शब्द भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे समायोजन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। दूसरा, इसमें से और क्या इम्पोर्टेंट है, लहजा या अनुतान आया हुआ है। ये दिसंबर में आया है कि लहजा या अनुतान किसको बोलते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप इसमें से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये यूनिट हो गई 2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई 3 करेंगे।